ऑन कर देना। नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, किससे पूछ रहे हो? नाभिक के अंदर प्रोटॉन बताया तो हर गुरुजी को रहा है। हाँ, बहुत तेज से बताया। इतनी तेज से नहीं, इतनी तेज से बताओ कि उनको पता चल जाए। ठीक है, आज आपको पढ़ना है क्या? तत्वों के एक्स किरणें स्पेक्ट्रा, है ना? क्या पढ़ना है? स्पेक्ट्रा तत्वों के एक्स किरणें स्पेक्ट्रा है। तत्वों के एक्स किरणें स्पेक्ट्रा, है ना? इसमें क्या करना है? आप जानते हैं कि एक्स रेज कहाँ से उत्पन्न होती है? यही है एक्स रेज, है ना? एक्स रेज, इसी को बोलते हैं एक्स रेज। किससे उत्पन्न होती है एक्स रेज? एक्स रेज कहाँ से उत्पन्न होती है? कैथोड किरणों से, है ना? कहाँ से उत्पन्न होती है? कैथोड किरणों से। एक्स रेज कहाँ से उत्पन्न होती है? कैथोड किरणों से। अब कैथोड किरणों से अगर उत्पन्न होती है तो इसका मतलब क्या है? कैथोड किरणों को हमें यूज करना पड़ेगा, है ना? यूज करना पड़ेगा। तो कैसे यूज करेंगे? देखिए, होता क्या है, एक मेटल होता है, आप उच्च गलनांक का मेटल लेंगे। उच्च गलनांक समझते हैं? गलनांक वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए उसे उस तत्व का गलनांक कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाए क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है ना? तो हम ऐसा धातु लेंगे जिसका गलनांक काफी क्या हो? उच्च हो। जिसका गलनांक काफी उच्च हो। उच्च का मतलब समझ रहे हैं? बहुत ज्यादा हो। मीन्स गलाएं अगर उसको तो इतनी जल्दी गले ना। हाँ, पत्थर धातु है, हमने धातु की बात की है ना? हाँ, लोहा है। ऐसे उच्च गलनांक वाली धातु को ले जिसका गलनांक काफी उच्च हो, जिसका गलनांक काफी उच्च हो। और उस पे क्या करें? उस पे जो कौन सी किरणें थी? कैथोड किरणें उस पे गिराएंगे और गिराने के बाद उनका डिफ्रैक्शन कराएंगे हम पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। किससे कराएंगे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड क्या होता है? K4 Fe Cn 6। ये जटिल लवण होता है। कौन सा लवण? जटिल लवण, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। आपने 3 प्रकार के लवण पढ़े होंगे, साधारण, द्विक और जटिल। स्कूल में द्विक लवण का एग्जाम्पल बताएंगे? द्विक लवण, द्विक लवण का बताएंगे? फिटकरी, है ना? फिटकरी द्विक लवण। जो फिटकरी है वो द्विक लवण है। इसी को रासायनिक फार्मूला आता है फिटकरी का। हाँ, क्या होगा? ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग बात करते हैं किसके लिए? किसको पाने जा रहे हैं?
पोटेशियम इसको पाने जा रहे हैं, नहीं पता। ठीक है, जितना अच्छा बने बस उतना ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा ही बने। कि मेरी आर्ट इतनी तेज चली गई है ना, आप लोगों की आर्ट तेज होगी तो आप अच्छा बनेंगे। क्या बना है, एक नली टाइप का है, ठीक है, और इसमें लगाएंगे क्या हम, इस पे रखेंगे मेटल को, इसको रखेंगे, ये है हमारा मेटल। इसको हम जोड़ देंगे हाई वोल्टेज से। ये सर हाँ? क्या ये सब चित्र किसका क्या है? चित्र किसका कौन सी चीज ये हम तत्वों के एक्स किरण स्पेक्ट्रा को फाइंड करने जा रहे हैं कि किस तरह के, जो एक्सरे मशीन आती है उसमें एक्सरे कैसे उत्पन्न होती है, ये जानने जा रहे हैं। ठीक, समझ में आ गया? एक्सरे कैसे उत्पन्न होती है हम ये जानेंगे, ये एक्सरे कैसे उत्पन्न होती है। ठीक है, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ये प्लस होगा एक टाइप का। ये क्या है, ये आपका सोर्स है, सोर्स में आप कुछ भी ले सकते हैं, बैटरी ले सकते हैं। इसकी वोल्टेज जो है हाई वोल्टेज, क्या है, हाई वोल्टेज। क्यों आप हाई वोल्टेज नहीं प्रवाहित करते थे? जब आपको हाई वोल्टेज, आप हाई वोल्टेज ही प्रवाहित करते थे जब आप कैथोड किरणों, है ना, कैथोड किरणों के लिए, जब कैथोड किरणों की आपने खोज की थी तो आपने किसका वोल्टेज लिया था, हाई वोल्टेज लिया था ना। अभी थोड़ी देर बाद बनाने का मौका मिलेगा। छापन धारे, अगर इधर ग्राफ नहीं समझ पाओगे तो छापने का कोई मतलब नहीं है। आपको रख के छापना होगा अपने आप, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं है। हाँ, जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप छाप रहे हैं,
जब हम कहेंगे अब छापो, तब आप कहेंगे नहीं अब हम कंप्लीट हो गए। हाँ, पहले समझना है, समझ में आ गया, वो छापना ही गया जिसमें बुक का यूज किया गया, है ना। अगर आपको एक बार समझ में आ गया, फिर आप अपने आप बना लेंगे। बस ये देखना हो क्या रहा है, कैसे मिल रहा है ना। देखो छाप के तैयार कर दिया। अब मेरी तरह क्यों कर रहे हो? मैंने चाक से कर दिया था। मैं तो हम तो लाइव के इधर नहीं था। अच्छा, लाइव काट के हम ठीक है। ये हाई वोल्टेज सोर्स है, मीन्स आप बैटरी कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये मेटल है, क्या है? मेटल। हमने कहा था ना कि जो ये होंगे इनको हम कहाँ पे गिराएंगे? मेटल पे गिराएंगे। कहाँ पे गिराएंगे? मेटल पे। और हाँ, धातु मेटल। मेटल वही है, मेटल में इंग्लिश बोल रहा हूँ, धातु वही है ना। इनको कंफ्यूजन हो गई शायद। पता था। पता था? अच्छा, हमें बता रहे। चलो थैंक यू। ठीक है, फिर क्या करेंगे? दो स्लिट ले लेते हैं जहाँ से हमें जो रेज है वो सिंगल मिले, सिंगल रेज मिले और हम उसका डिफ्रैक्शन करा सकें। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे? स्लिट लगाएंगे और डिफ्रैक्शन करवाएंगे। किससे? अभी हमने बताया था किससे डिफ्रैक्शन करवाएंगे। इसके लिए हम स्लिट लगाएंगे। एक पहली स्लिट यहाँ पे लगाएंगे, जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा देंगे, और एक दूसरी स्लिट लगाएंगे उसके आगे, इसके बीच में स्पेस थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, दो स्लिट हैं। ये काम क्या करेंगी? जो यहाँ से मेटल से टकरा के, इस मेटल का हमने हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों लिया? मीन्स इतना गलनांक इतना ज़्यादा क्यों लिया? क्यों? क्योंकि जब कैथोड किरणें इस पर गिरेंगी, अगर इसका गलनांक कम होगा तो ये गल के नीचे हो जाएगा। जब कैथोड किरणें गिरेंगी तो अगर इसका गलनांक, हाँ, और ये धातु है, इससे फायदा क्या है पता है? धातु है। जो कैथोड किरणें होती हैं, जहाँ जैसे यहाँ से आएंगी कैथोड किरणें, जैसे ही आप हाई वोल्टेज को दे देंगे, जैसे हाई वोल्टेज देंगे, और यहाँ पे हम एक स्लिट लगा देते हैं, क्रिस्टल, वो किसका क्रिस्टल होगा? किसका क्रिस्टल होगा? यही है, रेड। हाँ, रेड का क्रिस्टल होगा। कितना अच्छा होगा सोने का। हाँ, मेरे पास कुछ होता तो भी क्या कहते हैं, गिफ्ट मिल जाता है ना, है ना। सोने का क्यों सोना सोना करते हो? हैं? जबकि 6 घंटे सोने के साथ रहते हो, हैं, तब भी सोना सोना करते हो। 7 घंटे। क्या है ये? अभी मैंने नाम बताया था, मैं नाम नहीं बोलूँगा, देखिए किसको याद है। कोई बोला है? बता दीजिए क्या है? पोटेशियम फेरो साइनाइड। क्यों बहक रहे हैं इतना? पोटेशियम फेरो साइनाइड का क्रिस्टल है। किसका क्रिस्टल है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और हम यहाँ पे एक लगाएंगे प्लेट। वो प्लेट कौन सी होगी? हैं? सोने की रखी। हाँ, ये तो सोने की। फोटोग्राफिक प्लेट। कौन सी प्लेट? फोटोग्राफिक प्लेट। इस पे इस प्लेट तिरछी थोड़ा तिरछा लगा ना, इस पे हम एक्सरे को फाइंड करेंगे फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, अब देखिए, अभी सिस्टम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो ये पूरा फिट हुआ है। अभी मैंने
हमने हाई वोल्टेज नहीं दिया है, तब ये इस स्थिति में है। अगर हाई वोल्टेज दे दिया होता तो क्या होता? अब तक यहाँ से कौन सी रेस एक्स एक्स रेस को हम अभी उत्पन्न करेंगे। यहाँ से कौन सी रेस निकलेगी? एक कुलदीप, यहाँ से कौन सी रेस निकलेगी? यहाँ से ये माइनस है तो ये क्या होगा? कैथोड होगा। ये प्लस है तो क्या होगा? ये नोड होगा। अब बताइए यहाँ से कौन सी किरणें निकलेंगी? कैथोड किरणें निकलेंगी ना, जिन्हें हाँ कैथोड किरणें निकलेंगी यहाँ से ऐसे निकलेंगी कैथोड किरणें। और होंगी क्या? इस पे गिरेंगी। हाँ, किस धातु पे? उस धातु का गलनांक क्या होगा? हाई वोल्टेज। जो इस धातु का गलनांक होगा काफी उच्च होगा, है ना? उच्च गलनांक, इसको इस मेटल को बोलते हैं टारगेट मेटल। क्या बोलते हैं? टारगेट मेटल मीन्स इसको, इस बीम को क्या बोलते हैं? इस बीम को क्या बोलेंगे? ये जो बीम निकल रही है इस बीम को क्या बोलेंगे? इस बीम भाई बोलते हो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन बीम। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बीम। यही तो कैथोड रेज है, यही तो इलेक्ट्रॉन बीम है, यही तो ऋण विद्युतीय किरणें हैं। नहीं समझ में आया? इतनी बात, सबका नाम यही है। इलेक्ट्रॉन बीम बोले या कैथोड किरणें बोले या ऋण विद्युतीय किरणें बोले, या बस इतना ही नाम है। और कोई नाम? और कोई नाम नहीं है, इतने ही नाम, ठीक है। तो ये जब यहाँ पे गिरती है, ये इस मेटल पे गिरेगी, ठीक है। तो इस मेटल से जैसे ही टकराएंगी ये काफी ज्यादा निकलेंगी यहाँ से मेटल से। है ना? कुछ बीम होगी जो 20 के रास्ते से आगे बढ़ेगी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ कैसी बीम चाहिए? सिंगल बीम चाहिए, जो मेटल से टकरा रही हो, जो मेटल पे गिरती है, मेटल इस तत्व पर गिरती हैं, जो क्या कैसा है? उच्च गलनांक का तत्व है। जब इस पे गिरती हैं तो हमें कैसा चाहिए? इसके गिरने के बाद समूह में निकलती हैं, तो हमें कौन सी? सिंगल चाहिए। जो इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए वो कैसी चाहिए? सिंगल। वो भी किससे टकरा के आ रही हो? किसी उच्च गलनांक वाले तत्व से, ठीक है। किसी उच्च गलनांक वाले तत्व से टकरा के आ रही हो, तो आ रही होगी तो कैसे आएगी? देखो ये ऐसे आएगी यहाँ से।
और कुछ ऐसे भी कहूँगी जो यहाँ से निकल के आ रही होगी और जो इधर से पास हो जाएंगी, है ना, और जो इधर से पास हो जाएंगी वो वहाँ चली जाएंगी, वो फिर से रुक जाएंगी। इसीलिए हमने अगली स्लेट लगाई थी। हम जानते थे कि वहां से भी निकलेंगी ना। समझ में आ रहा है कुछ? इस स्लिट का मतलब, इस स्लिट का, ये सिर्फ स्लिट है रोकने के लिए, मीन्स एक बीम को पाने के लिए आप, ठीक। फिर आप एक बीम निकल पाएंगे और फिर इसे किससे डिफ्रैक्ट करवाएंगे? ये डिफ्रैक्टिंग स्लिट होगी, इसको क्या बोलेंगे? डिफ्रैक्टिंग यूनिट है। कौन सी है? डिफ्रैक्टिंग यूनिट। ये सब थोड़ा सा इंग्लिश ध्यान रखेंगे। डिफ्रैक्टिंग यूनिट है। डिफ्रैक्टिंग यूनिट मतलब जिससे डिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है। तो ये कौन सा है, क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड का क्रिस्टल है। आप जानते हैं कि जितना भी लवण होता है, जितना भी साल्ट होता है, वो क्रिस्टल के रूप में होता है। क्रिस्टल समझ में? हाँ, टुकड़ों के रूप, है ना। साल्ट मीन्स नमक, और नमक किसमें होता है? बड़ा वाला डर्रा वाला नहीं देखा? हाँ, देखना चाहिए ना। वो बड़ा जो नमक आता है वो क्या होता है? क्या? क्रिस्टल। वो नमक का क्रिस्टल भी होता है। उस फॉर्म में लेना है और उससे क्या करना है? डिफ्रैक्ट करवाना है। इसलिए ये डिफ्रैक्टिंग यूनिट होती है। और जब ये डिफ्रैक्ट होंगी, जब ये बीम जो इलेक्ट्रॉन बीम थी, जब इससे डिफ्रैक्ट होगी, किससे? पोटेशियम फेरोसाइनाइड से, ये यहाँ से बीम को जनरेट करेगा। और 1 से 3 मिलेंगे, 3 रेज मिलेंगे इससे। और इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग है। क्या है? कौन सी रेंज? फ्रीक्वेंसी समझ रहे हैं? क्या होती है फ्रीक्वेंसी? आवाज। हाँ हाँ हाँ, आवाज। आवाज नहीं, आवाज की तो फ्रीक्वेंसी होती है ना। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी जैसे आपने देखा होगा कि कुछ वेव को देखा, वेव का फॉर्म देखा है? वेव किस फॉर्म में चलती है? जैसे हम बोल रहे हैं तो मेरी आवाज़ आप तक किस फॉर्म में पहुंच रही है? वेव को, वेव। चलिए ठीक है, जिस दिन वेव पढ़ाएंगे उस दिन फ्रीक्वेंसी को बताएंगे। वेव इस फॉर्म में चलती है ना, ऐसे चल रही है। वेव को अभी देखा नहीं? अरे मूवी में देखा है, ये दिल की धड़कन चलती है ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती रहती है ना। पीछे से ग्राफ कभी कभी मिटता रहता है ना, ऐसे चलती है ना। ये वेव फॉर्म है ना। ये कौन सा फॉर्म है? वेव फॉर्म है। जो हम बोल रहे हैं ये भी किस वेव के फॉर्म में जा रही है, या ऐसे वेव जाती हैं और आपके कान के पास टकराती है और आपको आवाज़ सुनाई देती है। मेरी फ्रीक्वेंसी जितनी हाई होगी उतनी तेज़ आप सुनेंगे। मैं जितना स्लो बोलूँगा उतनी, यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी उतनी कम है। जो मैं बोल रहा हूँ उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी क्या है? कम है। क्या है? कम है। अगर मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ यानी कि मेरी फ्रीक्वेंसी जो आवाज़ है उसकी, उसमें जो वेव आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? हाई है। मीन्स फ्रीक्वेंसी देखिए क्या, ये जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जैसे अगर ये फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो नॉर्मल था ऐसे आती, ये ऐसे नहीं आएगी। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऐसे जैसे किसी रस्से को बांध के हिलाते हैं, है ना। तरंग नाम सुना होगा उसी को, वेव कहते हैं। तालाब में कंकड़ हाँ, कभी आगे तरंग चैप्टर आएगा आपके फिजिक्स में, वहाँ पढ़ेंगे तरंग क्या होती है ना। कोई बात नहीं है। तो क्या होता है, अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज में अलग अलग हमें प्राप्त होती है।
इसका मतलब के एल। तो होता क्या है कि हाई वोल्टेज हम यहाँ से प्रवाहित करते हैं, तो होता क्या है, कैथोड रेस जो इलेक्ट्रॉन बीम है कैथोड से निकल के इस उच्च गलनांक वाले तत्व पर पड़ती हैं और यहाँ गिरने के पश्चात ये यहाँ से क्या होती है, इनका क्या हो जाता है, हाँ प्रकीर्णन, है ना, यहाँ से प्रकीर्णन होता है और हम यहाँ से एक बीम को कलेक्ट करते हैं इसके जरिए, स्लिट के जरिए। वो स्लिट होती है एक S1 और S2, इसके जरिए एक बीम को कलेक्ट करते हैं और उसको पोटेशियम फेरोसाइनाइड के क्रिस्टल से क्या करते हैं, डिफ्रैक्ट करवाते हैं, जिसे डिफ्रैक्टिंग यूनिट बोलते हैं। और फिर हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी में हमें एक्स रेज, ये क्या होती है, ये कौन सी रेज, ये एक्स रेज, तो हाँ किसकी परिभाषा, क्या बताया ना, किसकी परिभाषा, परिभाषा नहीं, ये तो एक मतलब इंस्ट्रूमेंट है, ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है एक्सरे को बनाने के लिए। एक्सरे स्पेक्ट्रम आप कैसे बनाएंगे, ये तरीका है, और जो आपका एक्सरे की मशीन जो होती है उसके अंदर यही तरीका अपनाया जाता है और फिर एक्सरे को निकाला जाता है। वहाँ पे इकट्ठा भरी नहीं रखी होती है एक्सरे, उसमें भी हाई वोल्टेज की करंट देती होती है और फिर वहाँ कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और उच्च गलनांक वाले तत्व पर गिरती है, वहाँ से उनका प्रकीर्णन होता है। उसके बाद हम किसी एक बीम को कलेक्ट करते हैं और उसका डिफ्रैक्शन कराते हैं विद डिफ्रैक्शन यूनिट K4 Fe6 से, विच पोटेशियम फेरोसाइनाइड से। इससे डिफ्रैक्ट कराने पे हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज मिल जाती है। और किस पे मिलती हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे। एक ऐसी प्लेट होती है जिस पे हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी के एक्सरेज को पा सकते हैं, इस प्लेट पे, फोटोग्राफिक प्लेट पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा क्या होता है इसमें, है ना। इलेक्ट्रॉन बीम क्यों है, इलेक्ट्रॉन बीम आपने पढ़ा है कि कैथोड किरणों के जरिए ही इलेक्ट्रॉन को फाइंड किया है ना। कैथोड किरणों के जरिए ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन बीम है और इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से निकलती हैं कैथोड से निकल के और उच्च गलनांक वाले तत्व पर गिरती हैं, यहाँ से इनका प्रकीर्णन होता है। इसके थ्रू हम स्लिट की सहायता से किसी एक सिंगल बीम को K4 एफिशिएंट से डिफ्रैक्ट करवाते हैं, जिसे डिफ्रैक्टिंग यूनिट बोलते हैं, और उसके थ्रू हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक्सरेज मिल जाती है। और ये फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम, फ्रीक्वेंसी का घटता हुआ क्रम मीन्स जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हाई फ्रीक्वेंसी की होगी एक्सरे, वो कौन सी होगी, के, उससे कम एल, उससे कम फ्रीक्वेंसी एम की, यानी कि जो एक्स के फ्रीक्वेंसी के जो एक्सरे होगी उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी मीन्स काफ़ी अच्छे से आ रही है। और जो गलेगा नहीं, हाँ वही तो गलेगा, लेकिन हमने एक कंडीशन रख दी है कि हम जो तत्व लेंगे, है ना, जो तत्व लेंगे वो कैसा लेंगे, उच्च गलनांक। और गलनांक की परिभाषा क्या होती है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ इसमें द्रव में बदल जाए, वो उसका गलनांक होता है, उसे गलनांक कहते हैं। तो हमने इसीलिए तो इसको क्या लिया है, उच्च गलनांक वाला तत्व लिया है। तो मैंने गलनांक काफी उच्च होगा इसलिए गलेगा नहीं, अन्यथा तो गल जाता है ना। तो ये है पूरा इंस्ट्रूमेंट, ये इसको टारगेट मेटल क्यों बोलते हैं आप जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम इसी को टारगेट करके आ रही होती है।
इसी से क्या होती है, इसी से प्रकीर्णन होता है और इनके थ्रू एक बीम को हम कलेक्ट करते हैं और उस बीम के कनेक्शन से हम K4 एफिशिएंट क्रिस्टल से इसको क्या कराते हैं, डिफ्रैक्ट करवाते हैं। डिफ्रैक्ट करवाने के बाद हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक, तो आई थिंक समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है वो तो पूछ सकते हैं। ये क्या है? KLM, ये इनको नाम दिया गया है, स्पेक्ट्रो के लिए नाम दिया गया है। अभी इसका आगे यूज आएगा, वहाँ बताएंगे KLM क्या है। यहाँ पे तो जो है वो केवल अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज किया गया KLM, है ना। जो K वाला होगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? और गुरुजी ये जो एनोल का चार्ज है गुरुजी, इससे क्यों नहीं इसकी फ्रीक्वेंसी काफी हाई होगी, इसकी उससे कम और इससे उससे। हाँ आप बताइए क्या है? सर जी कह रहे हैं जो ये एनोल का चार्ज है, हाँ। इस पे क्यों नहीं उसको ताप दिया गया? क्या मतलब, क्या नहीं दिया इसको गया? क्यों नहीं ताप दिया गया कि इससे बने? अच्छा, इससे बने, इससे डिफ्रैक्ट हो। जो एक्सरे होती हैं, अभी पहले आप पढ़ चुके हैं, जो एक्सरे बनती है वो किससे बनती है? कैथोड किरणों से, इलेक्ट्रॉन किरणों से, कैथोड किरणों से या ऋण विद्युत किरणों से। तीनों का एक ही नाम है, एक ही का तीन नाम है ना। इन्हीं जो कैथोड किरणें हैं इन्हीं को हम कहते हैं ऋण विद्युत किरणें, इन्हीं को कहते हैं इलेक्ट्रॉन किरणें, है ना। तो जो कैथोड, जो एक्सरे हैं वो कैथोड किरणों से ही उत्पन्न होती हैं, इसलिए हम इसी का यूज करेंगे, एनोड किरणों का यूज नहीं करेंगे। और कोई क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन नहीं? पूरा समझ में आया? जी। हाँ, कभी भी हो सकता है कि मैं वहाँ बैठ जाऊँ और आप यहाँ पे बता दें। हाँ हाँ, समझ में आया? परफेक्ट, हाँ एकदम परफेक्ट आना चाहिए। कोई कहीं भी कोई दिक्कत हो